ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। खाते पीते सोते टहलते नहाते आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं और अपना किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं संविधान का कुछ क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य सन 1932 में कुछ सिग्नेचर हुए पूना समझौते में। उसका मुख्य प्रावधान क्या था? तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति को बनाए जाने का नहीं था। ये भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का 1932 पूना समझौते में था नहीं था। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये भी नहीं था। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, तो निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका आंसर आएगा आपका निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो देख लीजिए पूना एक्ट अथवा पूना समझौता, इसको बोलते हैं अपन पूना एक्ट अथवा पूना समझौता जो हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायकों में कुल सीटें 18% कर दी गई। तो पूना समझौता में क्या हुआ था? B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी 1932 में कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, तो आप निर्वाचन क्षेत्र में भी इनको सीटें इनकी बढ़ाई गई थी। ठीक है। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो कब किया गया था? देख लीजिए ये भी 1935 में। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होने वाला था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। तो ये समझ में आया आपको? 1935 में क्या हुआ? संघ प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। तो इसमें क्या किया था? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
तो इसमें हमें देखना है कितने प्रतिनिधि थे, तो 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? तो 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जिनकी खुद की रियासतें थी वो 70 थे, ध्यान रखना। संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वेनेगल नरसिंह राव थे। तो वेनेगल नरसिंह राव थे। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियां, उपसमितियां तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुउल्लाह थे, एन माधव राव थे, टी कृष्णमाचारी थे और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात डीपी खेतान थे, वो तो 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जगह पे कृष्णमाचारी थे। तो ध्यान रखना, वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उस समय 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समिति, उपसमितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर वेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियाँ थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुउल्लाह थे, एन माधव राव थे, बी एल मित्र के स्थान पर टी कृष्णमाचारी। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में संविधान पर हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका ध्यान रखना, आप कितने थे बता सकते हो आप मेरे को? 284 थे, ध्यान रखना है ना, 284 थे। तो संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला।
संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1950 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। तो इस समय संविधान के 284 उपस्थित थे। ये देख लो एक बार और। संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता क्या है। छठा क्वेश्चन है तुम्हारा, धर्मनिरपेक्षता क्या है। राज्य सरकार किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। राज्य सरकार का किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्म के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया। तो ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में गुटनिरपेक्ष को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। उद्देश्य में केवल एक बार संशोधन किया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं प्रदान किया था, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य के AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यहाँ अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A को जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया, तो गुटनिरपेक्षता को जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती। तो क्या वायदा नहीं करती है, तो ध्यान रखना, पूजा की समानता। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती, तो पूजा की समानता। पूजा की समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है।
प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है तथा 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर को भी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आएगा यहाँ दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान का संबंध क्या है? तो यहाँ दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यहाँ कथन है भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। संविधान से जुड़ी किन चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया है? एक बार और देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्त आपात न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता की विधि, निर्माण प्रक्रिया विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्वै सदनवाद को लिया गया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में शक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जर्मनी से हमने क्या लिया है? जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों को परिवर्तन जर्मनी से लिया गया। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन जैसी चीज़ों को कनाडा के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? 50 के दशक में रूस सोवियत संघ तथा 1951 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित विधेयक को जापान से लिया गया। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। तो अपना जो हमने संविधान ये सब लिया गया है। तो भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ दूसरे देशों में संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। बच्चों, नहाते, सोते, खाते, पीते, टहलते, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुन सकते हो और अपने जीवन को सरकारी एग्ज़ाम तक ले जा सकते हो। तो आप हमारा ऑडियो लेक्चर सुनने और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।